जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। कल आपका मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम ESI कंडक्ट हुआ है, उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। पेपर टफ है तो कट ऑफ भी नीचे आएगा। बहुत कम लोग ही हैं जिनका 80 प्लस जा रहा है, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन गलत नहीं किया है तो आप इसमें भी अपना रिजल्ट ले रहे हो। एक चीज़ हम और आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है, कि अगर अभी तक आप ये नहीं समझे हो कि किसी एक सब्जेक्ट में डीपली पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हो, आपका जो स्टडी होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वेल बैलेंस, तभी आप एग्ज़ाम आगे दरोगा वाला भी ईजिली निकाल पाओगे। अब इस वीडियो में हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें पॉलिटी का, जो इजी सेक्शंस क्वेश्चंस आए हुए थे, पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो से है, आप जाके देख लेना। आपका यूट्यूब पे भी हमने वन शॉट डाला है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि हमने कितना पढ़ाया, कितने में से पढ़ाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 25 पेज में हमने पूरा का पूरा 25 से 30 पेज होगा आपका ज्योग्राफी का, 25 से 30 पेज होगा आपका पॉलिटी का, और उसी से सारे क्वेश्चंस आ गए। सिर्फ जो ज्योग्राफी का है, एक सेंसस का क्वेश्चन जो आया था, वो जो अरेंज करने के लिए आया था, ठीक है, वो थोड़ा आपको नहीं इस तरीके से नहीं बताया गया था, और ना ही उस तरीके से बताया जाता है कि टॉप 10 याद कर लो, बट वहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाएं। देखिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट से, ठीक है, चाहे एवरेज स्टूडेंट से, आप किस तरीके से अलग होगे। आपको ये पता था, उसमें अरेंज करने आया हुआ था कि जो पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है, कि सबसे सबसे ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। उसमें आपका ना ही यूपी दिया हुआ था, नहीं महाराष्ट्र दिया हुआ था, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको पता है तीसरे नंबर पे कौन है, तो आपको पता है वो है आपका बिहार आता है। तो बिहार तो एटलीस्ट आपको पता है, तो कुछ तो आप एलिमिनेट कर पाते। तो बिहार आपको इतना समझ में आता, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। उसी प्रकार से हमने हमेशा कहा है, ठीक है। तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी आप, और एक चीज़, आप दूसरों टीचर के जैसे मुझे मत देखिएगा, ठीक है, कि बाहर से बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। हमने चीज़ें कर रखा है, ठीक है, करके आए हैं, उसके बाद हम आपके सामने आए हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ वही हम आपके सामने रखने वाले हैं, वही बोलते हैं जो ज़रूरत है, ठीक है, और जिससे आप एग्ज़ाम निकल पाओगे। और अगर इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर सही एंड ऑथेंटिक चीज़ें अगर आपको देखना है कि सर मुझे ये एग्ज़ाम कैसे निकालना है, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसके बाद अगर हम साइंस का हम लोग बात करते हैं, तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी डिट्टो छपा है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे भी हमने आपके लिए सहायता कर दिया है, कोई नहीं करता है, ठीक है। फुल वीडियो मैंने डाला है, 5-5, 4-4 घंटा का वन शॉट, आप जाके देख लेना, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी। उसके बाद साइंस का बात करते हैं। साइंस अगर हम बात करें, हमने कहा था स्टेटस के क्वेश्चंस हमेशा आप फॉलो करना शुरू कीजिए। आप नीचे लिंक है, अगर अभी भी साइंस के लिए स्टेटस का क्वेश्चंस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। वो रिबन वाला क्वेश्चंस हो, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चाहे आपका लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन आया था और आपका F2 जनरेशन वाला आया था, बायोलॉजी का लास्ट पेज उठा के देखना, F2 जनरेशन, इवन बिहार पुलिस में भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ था, स्टेटस में भी। ये जो जहां आप फंसोगे, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये साइंस का भी हम एक्सप्लेन करेंगे, डिट्टो आपके आए हैं, ठीक है। बट ये है कि आपने कितना पचाया है। और अगेन बायोलॉजी को भी हमने बहुत ही टू द पॉइंट आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो जितना आपको दिया गया उतना ही आपको पढ़ना है। बस एक चीज यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, करंट अफेयर्स। बहुत मेहनत हमने किया था, ठीक है, दिन रात माथा का नस फट गया मेरा, तो इतना हमने मेहनत आपके लिए किया था। बट करंट में उन्होंने थोड़ा तेजी दिखा दिया, ठीक है, मैं समझता हूँ। पहला तो उन्होंने ये किया कि दिया तो 2024 का दिया, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, और अगर आगे का दिया तो 2 से 3 क्वेश्चन अगस्त का सीधा 2025 का, ठीक है, और उसके बाद जो भी दिया वो डेट वाला दे दिया, फैक्ट वाला। तो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। आगे कोशिश रहेगी कि इसको भी सुधारा जाए। बाकी जो करंट हमने करवाया है, इससे पहले वाला अगर एग्जाम देखोगे तो 26 क्वेश्चंस में 22 क्वेश्चंस सेम आए थे, बट इस बार चेंज कर दिया, तो सबके लिए चेंज है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मैंने बोला था वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़ के जाना, ठीक है। देखिए, हमेशा कहता हूँ यहाँ 10 कोर्स नहीं रन किया जा रहा है, ठीक है, एक कोर्स श्योर सिलेक्शन, ठीक है। रोज नया चीज़ हम नहीं बनाते। हमने बोला था वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक ही आया, वो भी आपका 1773 आपका बोस्टन टी जो हुआ था, विलियम एडम से रिलेटेड था, अच्छे से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी जो अमेरिकन रिवोल्यूशन, आप जाके देखना, डायरेक्टली आपका PDF में वो भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
आपका लिंक नीचे है, स्टेटस के क्वेश्चंस शुरू कीजिए, ठीक है। और मैं मान के चलो बहुत कम लोग हैं जिनका 80+ आया है, ठीक है। बाकी जिनका 75+ भी है, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि किनका कितना है। मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो पेरिस डायमंड लीग जो हुआ था, और स्टेटमेंट बेस्ड थे तो ऑप्शन बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है। बस आप सुनना मेरे साथ, ठीक है। अगर सुनोगे समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो पेरिस डायमंड लीग जो हुआ है, ठीक है, उसमें 2025 जो हुआ है आपका जो भाला फेंक जो हुआ था, उसमें आपका नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो कितनी लंबा, मतलब कितना दूर उन्होंने फेंका था। अब ये बहुत लोगों को याद था 88, ठीक है। अब उन्होंने इतना क्लोज कर दिया, 88.16 भी दे दिया, 88.61, दो तो एलिमिनेट हो गया था, अब इसमें भी इतना इन्होंने क्लोज कर दिया, तो इसीलिए ये पेपर थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्होंने जो फेंका था, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 88.16 मीटर था, याद रखिएगा। और अगर इनसे हम लोग बात करते तो आपको पता है 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो भाला फेंक दिवस हम लोग मनाते हैं 7 अगस्त को। क्योंकि अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन आपका छपेगा आगे कि जो 2000 जो आपका नीरज चोपड़ा है, ठीक है, जो गोल्ड के लिए जो थ्रो किए थे, कौन से ओलंपिक में किए थे, तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक जो 2020 वाला था, उसमें उन्होंने क्या किया था, भाला फेंका था इतना दूर कि उनको गोल्ड मिला था। कौन से ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, आपको याद रखिएगा 2020, और उसमें जो उन्होंने फेंका था वो था आपका 87.5 मीटर। अच्छे से याद रखना, तो गोल्डन थ्रो अगर आपको पूछ लिया जाए तो 87.58 मीटर, जिनके लिए उनको गोल्ड मिला था। 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस मनाते हैं। नीरज चोपड़ा आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किस गेम से बिलोंग करते हैं तो आपको याद रखना है ये किस गेम से है, तो भाला फेंक से। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 88.16 मीटर जो होगा इसका सही होगा। ये क्वेश्चंस पहले बहुत बार रिपीट हो चुका है, बट अभी कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आने कम हो गए थे क्योंकि 2000 का नोट भी हटा दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 200 का जो नोट होता है, ठीक है, उसके पीछे किसका चित्र बना हुआ है। तो पहले इसमें, बट इसको हटा दिया गया था क्वेश्चन, बट इसमें फिर से इन्होंने क्वेश्चंस रिपीट कर दिया है। याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाए सबसे पहले 2000, तो 2000 तो हटा दिया गया है, तो इस पर चंद्रयान का फोटो था पीछे, तो पूछा गया था 200 का जो नोट है उसके पीछे कौन सा चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो 200 के पीछे जो है आपको हम बात करते हैं, सबसे पहले 2000 का अगर हम लोग बात करें तो चंद्रयान था इसके पीछे, चंद्रयान, ठीक है। उसके बाद आपका 200 के बाद देखोगे 500 आता है, तो 500 के पीछे लाल किला था जो कि ऑप्शन में आपका था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 200 का, तो इसमें जो है आपका क्या बोलते 200 नोट के पीछे कौन सा है, तो याद रखिएगा ये नया नोट निकला था, सांची स्तूपा था इसके पीछे, ठीक है। और 100 रुपीस का नोट जो नया निकला तो उसमें कौन था, तो रानी का पाव, ठीक है, रानी का जो पावा है उसका फोटो था। और जो 50 वाला जो था, ठीक है, 50 वाला, ठीक है, 50 वाला जो था इसमें हम्पी का चित्र था, हम्पी का चित्र था, ठीक है। तो ये था 2000, याद रखिएगा, यह हटा दिया गया है। चंद्रयान, 500 आपका लाल किला, ठीक है, 200 आपका जो है सांची स्तूपा, यही था आपका कि 200 के पीछे कौन है, और 100 में जो था रानी का पावा। तो ये आपको कम से कम याद रखना है, ठीक है। और 200 वाला पूछा था, तो 200 वाला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सिंपल है, आपका सांची स्तूपा था 200 के पीछे। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कौन सा ऐसा कोशिकांग है, हमेशा कोशिकांग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अपना पीडीएफ भी उठाओगे उसमें भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें जो था कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन, मतलब जो उसका जो मेम्ब्रेन है, जो सेल ऑर्गेनेल्स उसका जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऑप्शन में जो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आप बहुत ईजिली छांट सकते हो, ये बहुत बार हम लोग ने कर लिया है। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था। क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ आपको क्या प्लांट में मिलता है, प्लांट में मिलता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हरित लवक, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट को और क्या बोलते हैं, बहुत चीज़ बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, हमने पूरा प्लास्टिड आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन भी बोला जाता है, किचन ऑफ सेल, ठीक है, रसोई घर बोला जाता है प्लांट का। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो है इसका खुद का भी डीएनए होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और प्लस मैंने आपको बताया था इसमें 70S राइबोसोम होता है, और ये दोनों जो है ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये दोनों तो आप हटा लेते। उसके बाद एक जो ऑप्शन था, एक था आपका न्यूक्लियस और दूसरा था आपका लाइसोसोम,
अगर आप यहाँ कंफ्यूज होते हो तो आपको इतना समझना चाहिए, जो लाइसोसोम है, ठीक है, इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, आत्महत्या की थैली हिंदी में बोलेंगे तो, ठीक है। और मैं फिर से कहता हूँ, जो चीज़ बोलता हूँ बहुत दिल से बोलता हूँ, तो उसको आप बहुत ही एकदम समझ लो, गांठ बांध लो कि ये चीज़ करना है जो सर बोल रहे हैं। हमने क्या कहा था कि बायोलॉजी के शब्द और ज्योग्राफी के शब्द और पॉलिटी के शब्द, इसको इंग्लिश में भी चीज़ों को 6 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। आप 6 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश शब्द जब मैं बोलूँ तो उसको थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का डिस्कवर जो किया था आपको पता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डी डुबे ने किया था, ठीक है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। और ये क्या होता है, जब जो कोई सेल जो होता है, सेल के अंदर ही होगा, कोशिका के अंदर होगा, जब सेल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, काम करना कोई सेल बंद कर देता है, तो ये खुद फट जाता है और पूरी तरीके से क्या होता है, उस सेल को ही खत्म कर देता है। तो अगर ये फटेगा तो ये डबल मेम्ब्रेन होगा, तो इतना ईजी से तो फटेगा नहीं। तो सिंपल बात है, यही जो है इसका सही आंसर होगा। और ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को हमने बताया था ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। आपको टिक मारना था लाइसोसोम, ठीक है। और न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइसोसोम, जिसको डिस्कवर डी डुबे ने किया था, 1855 में किया था इसको, ठीक है, 1855 में डी डुबे ने किया था। इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होता है, ऐसे इंजाइम जो सिंगल मेम्ब्रेन फटेगा और पूरा को खत्म कर देगा। कचरा साफ करने वाला कोशिकांग, अगर पूछा जाए कचरा साफ करने वाला कोशिकांग कौन है, तो आपको याद रखना है लाइसोसोम है, ठीक है। दूसरा अगर आपको पूछेगा सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, तो लाइसोसोम है। नेक्स्ट आपको पूछेगा किसने डिस्कवर किया, तो डी डुबे ने किया। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम है। सही है। चलिए, तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब प्रतिरोध के ऊपर। जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो किसका इनवर्स होता है, मतलब किसका उल्टा होता है। ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट अगर आप मुझसे पढ़े हो तो मैंने आपको बताया रो मतलब होता है रेजिस्टेंस, ये होता है आर मतलब रेजिस्टेंस, रो मतलब रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू होता है L/A। तो अगर आपको पूछे कि ये जो इसका ये क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसका ओम होता है, ठीक है, और इसका रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये सब आपका आएगा तो फिर बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था, हम पढ़े ही नहीं। तो ये ओम होता है, ये ओम मीटर होता है, ये लेंथ होता है। तो लेंथ का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वहां हो जाता है इनवर्सली, मतलब किसके उल्टा होता है। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, अब ये सब क्या है, तो ये सिंपल एक वायर है, घर में जो आपका वायर है उसका ही पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई भी एक वायर है, ठीक है, कोई भी वायर क्या है, कंडक्टर है, धातु है, ठीक है। तो पूछा गया जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, तो किसका उल्टा होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। इसका मतलब क्या है, तो जितना मोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध कम होगा। थोड़ा सा दिमाग भी समझना है, ठीक है। मतलब अगर मैं तार लंबा ले जाता हूं, तो अगर तार बहुत लंबा है, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि एक जगह से दूसरा जगह अगर पावर ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें लॉसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉसेस किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि जितना लंबा वायर होगा, आज यही चीज मैं समझा रहा हूं, कल यही क्वेश्चंस में आएगा। सब लोग छोड़ के आएंगे, वो करके आएंगे जो चीजों को समझ के रखेंगे। अभी आगे में साइंस के क्वेश्चन इसी, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ये कर दूं, तो जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा, इसीलिए एनर्जी ज्यादा दूर भेजने के लिए पावर में एनर्जी कंजप्शन भी ज्यादा होता है, याद रखिएगा। इसलिए मोटा वायर अगर हम लोग ये करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध जो है उल्टा होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो यही होगा चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रास्थ क्षेत्रफल के आपका क्या होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसे बहुत सारी चीज थे ऑप्शन में, बट ये क्वेश्चन इजी था। डायरेक्टली R इक्वल टू रो बाय, मैंने क्या बताया था कि आपका करंट का एकदम पर के जाना फॉर्मूला आ गया। चलिए, उसके बाद था एक था आपका वेलोसिटी। अब ये बताओ कौन ये सब चीज इतने अच्छे से बना बना के ग्राफ बना के वन शॉट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिया हुआ है, वेग समय का जो ग्राफ आपका दिया हुआ है, वो कुछ इस प्रकार है कि जो ग्राफ है वो क्या है, आपका पैरेलल है। किसके पैरेलल है, आपका टाइम एक्सिस का। तो इसका जो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है। और इससे पहले वाला जो पूछा था, अगर आप देखोगे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस फ्री में, वो ऐसे पूछा था,
ये है v, ये है t, ठीक है, ये है v, ये है t। x एक्सिस पे आपका टाइम है, y एक्सिस पे आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब होता है वेग, और याद रखिएगा वेलोसिटी एक क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो ये है x, ये है y, ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये अभी पूछा गया है और ये आपका क्या पूछा गया था एक्सरसाइज के प्री में। अब ये जो बताता है आपका, देखिए क्या बताता है, बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको यहां लग सकता है इजी है पर इसमें बहुत लोग गलत किए होंगे, मुझे पता है, ठीक है। इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो यहां जो दिख रहा है कि जो मेरा वेलोसिटी है, मान लेता हूं मैं यहां 1 लेता हूं, यहां 2 लेता हूं, यहां 3 लेता हूं, यहां 4 लेता हूं, ऊपर में 5 लेता हूं, ठीक है, और यहां मैं टाइम लेता हूं 1, टाइम लेता हूं 2, टाइम लेता हूं 3। ये तो समझ में आ रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। क्या वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ये 3 पे ही था, अभी भी 3 पे ही है, 3 पे ही ज्यादा, मतलब वेलोसिटी जो है यहां क्या है, कांस्टेंट है। क्या है आपका वेलोसिटी, वेग जो है आपका कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो यहां जो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या त्वरण दिख रहा है आपको, त्वरण, त्वरण मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेग का चेंज होगा समय के अनुसार, तो वहां क्या होगा आपका त्वरण होगा। अब त्वरण 2 तरीके का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये जो था आपका आया था, इसका जो आंसर है, ये जो एक्सरसाइज वाला आया था, मैंने आपको समझाया था, बहुत सारा ग्राफ बना के मैंने समझाया था, ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे देखो ये क्या है, 1 पे 1 बढ़ रहा है, 2 पे 2 बढ़ रहा है, 3 पे 3 बढ़ रहा है, 4 पे 4, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। तो इसको आप समझ के रखें, ये ड्रॉ मैंने आपको कर दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपको दिया हुआ था, इसमें होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। क्या होगा, वेग समय का जो ग्राफ दिया हुआ था, इसको मैंने इवन ड्रॉ भी करके आपके सामने दिखा दिया है, एग्जाम में ड्रॉ नहीं किया हुआ था, वहां स्टेटमेंट दिया हुआ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें कि जो ग्राफ जो है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। समझ में आया, एकदम पीस माइंड से एकदम सुनना है, चीजों को समझना है, ठीक है। और यही क्वेश्चंस आए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन स्टेटस में जो डलते हैं उसको आप मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा तेज मत बनिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको कहा है जितना आपको साइंस करवाया गया उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए, हर बार उसको पढ़िएगा, जितनी बार पढ़िएगा कुछ ना कुछ आपको नया दिखेगा। अब मुझे बताना कि हमने क्या नहीं पढ़ाया, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आंख में आंख डाल के बातें कर रहा हूँ। हमने बता दिया करंट इस बार चेंज कर दिया गया है, तो सबके लिए चेंज किया गया होगा, निश्चिंत रहे, ठीक है। और दूसरा टीचर वाला तो बात है नहीं कि तो आप मुझसे झूठ कह दोगे कि सर ये तो आया ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कि क्या आया था और कैसे आया था। चलिए उसके बाद आप ये देखो, ये क्वेश्चंस, खुशी होता है मुझे, ठीक है, कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं देखता हूँ और जब मैंने पढ़ाया है, ठीक है, और इतना ही पढ़ाया जितना जरूरत है। हमने आपको इवन YouTube पे भी अभी पढ़ा हुआ है, जाके देख लेना, आंखों के बारे में जितना भी बीमारी के बारे में, स्पेशली आई के ऊपर, आई डिफेक्ट के ऊपर मैंने बात किया था। क्वेश्चन ये पूछा गया कि पावर ऑफ जो कॉन्केव लेंस होता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड था, क्वेश्चन इस प्रकार से था, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है पॉजिटिव होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो फोकल लेंथ जो होता है उसका, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का, वो पॉजिटिव होता है, और उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ था। देखिए तो हमने कितनी सुंदरता से आपको पढ़ाया था। अगर चश्मा के बारे में आपको समझा के बताया था कि क्या होता है, जो आपका पॉजिटिव पावर हो, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव, अगर आपको कोई डॉक्टर पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिव 1 है, ठीक है, पॉजिटिव 1 है, मतलब +1 डायोप्टर है। डायोप्टर मतलब क्या होता है, याद करो, पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो डायोप्टर में नापा जाता है। तो कोई अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि +1 आपका क्या है, आंख में है, ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, +1 है, +1 है मतलब क्या है, आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। और कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है मतलब क्या, आपको क्या बीमारी है, यही चीज आपको अपने अंदर फील करना है। साइंस को जब तक फील नहीं करोगे डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी ने एक वीडियो पे कमेंट किया था, शॉर्ट वीडियो, किसके पास इतना समय है कि साइंस को फील कर, जिस दिन फील करना समझोगे तभी ये सब क्वेश्चंस आपके पास सही होगा। देखिए तो
पॉजिटिव, पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा था, अभी देखो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस क्या था, पॉजिटिव था, ये पहला था। दूसरा में आपको दिया, सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। दूसरा दिया हुआ था कि जो फोकल लेंथ इसका होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, और पावर जो होता है इसका 1/f लिखा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, तो अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि +1 डायोप्टर है, 1 डायोप्टर मतलब ये पावर ऑफ द लेंस को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं, और प्लस मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना। और कॉन्वेक्स लेंस है मतलब आपको कौन सा बीमारी है, आपको कौन सा बीमारी है बताओ, आपको फार साइटनेस है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का तो आपको सही दिख रहा है, सामने का आपको सही नहीं दिख रहा है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कहाँ यूज किया जाता है, फार साइटनेस में, हाइपरमेट्रोपिया में, दूर दृष्टि दोष में यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, दूर का तो दिखता है, सामने का नहीं दिखता है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, आपका जो लाइट है, लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इस तरीके से कन्वर्ज। अगर इस तरीके से मैं कॉन्वेक्स लेंस यहां ड्रॉ करता हूं तो समझ में आया। तो क्वेश्चन है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की जो आपका पावर होता है, क्या वो पॉजिटिव होता है, तो बोलोगे यस पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट था, क्योंकि उसका फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल पावर ऑफ द लेंस, क्योंकि पावर ऑफ द लेंस का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा 1/f होता है। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो क्या उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। और क्या उसका फॉर्मूला ये होता है, तो बिल्कुल यही होता है। और पावर ऑफ द जो लेंस होता है याद रखिएगा, इसको किस में नापा जाता है, तो डायोप्टर में नापा जाता है। किसमें, डायोप्टर, डी डायोप्टर, ठीक है, याद रखिएगा। और m को हम लोग मीटर में लेते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो इसमें बिल्कुल सही है कि पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, सही है। दूसरा, क्यों स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट किया, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव होता है, और पावर ऑफ द लेंस जो है इसका फॉर्मूला ये है। तो ये बिल्कुल दोनों सही स्टेटमेंट है, और पहला का दूसरा जो है सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो स्टेटमेंट और एसर्शंस पे क्वेश्चन था, पहला वाला सही है और सेकंड वाला उसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज गिव द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो गया। उसके बाद था क्वाड, ये हमने आपको करवाया था, क्वाड समिट जो 2024 वाला जो हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ड्वेलर यूएस में हुआ था। क्वाड में कौन से देश है, ठीक है, तो आप पीडीएफ तो पढ़े होगे ना, तो क्वाड में कौन से देश हैं, तो आपके यूएस है, ठीक है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। तो इसमें कुछ था नहीं, क्वाड वाला अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद था, एक था G20। देखिए जो G20 था उसमें आपका स्टेटमेंट बना के दिया था 2024 में जो भी आपका समिट हुआ, जैसे कि SCO समिट, ठीक है। SCO समिट 2 जगह हुआ था, एक तो आपको मैंने बताया था SCO साहब को क्या है, काम है मतलब SCO का काज है। तो कजाकिस्तान में भी हुआ था, और उसका गवर्नमेंट ऑफ हेड का जो समिट हुआ था, ठीक है, मतलब कजाकिस्तान और प्लस पाकिस्तान दोनों में हुआ था। तो वो चीज़ आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से स्टेटमेंट बनाए हुए, तो उसमें से गलत कौन सा था, तो गलत जो था आपका G20 वाला गलत था, क्योंकि G20 इंडोनेशिया में G20 नहीं हुआ था। वहाँ लिखा हुआ था G20 2024 था वो कहाँ हुआ था, तो आप वहाँ लिखा हुआ था कि आपका इंडोनेशिया, गलत। G20 जो हुआ था 2024 में जो हुआ था ये ब्राजील में हुआ था, 2023 में जो हुआ था ये भारत में हुआ था, ठीक है। और जो अभी हो रहा है G20 2025 में जो हो रहा है वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, जो कि जोहानसबर्ग में हो रहा है, ठीक है। तो G20 याद रखिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ जो गलती कौन सा था ये चुनना था, तो वो आपको इंडोनेशिया, क्योंकि G20 2024 से जो हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, वहाँ इंडोनेशिया दिया हुआ था। जितने भी क्वेश्चन थे जो नहीं गए एग्जाम देने उनके लिए मैं बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस थे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ये मान के चलो जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, 45 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड से या मैच ऑफ द फ्लोइंग था, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड और मैच ऑफ द फ्लोइंग 45% तो ऐसे ही डायरेक्ट लिए थे, ठीक है, इसीलिए कटअप थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका G20 से, ठीक है। 2025 में कहाँ हो रहा है G20, जोहानसबर्ग में हो रहा है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। G7 कहाँ हो रहा है, G7 कहाँ हो रहा है जल्दी से बताओ, तो कनाडा में हो रहा है, ठीक है। 2024 वाला पूछ लेगा G7 तो इटली में हो रहा है, बहुत अच्छे से किया हुआ ये सब, ठीक है। अब ये जो यहाँ जो था इसमें ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ इसमें अगर आपने बहुत अच्छे से रीड करके PDF गया है तभी याद रहा होगा, नहीं तो इसे मिस्टेक करे, बाकी आपने यहाँ कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये एक जो था, मतलब कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है,
देखिए अगस्त वाला हम लोग ने नहीं किया था और अगस्त वाला से दे दिया, ठीक है। ये पूछा और पूछा भी तो क्या पूछा, तो कि अग्नि 5 मिसाइल जो है, अग्नि 5 मिसाइल जो है, जो ये टेस्ट किया गया है कौन सा डेट को किया गया है, तो 20 अगस्त। इसमें आप जिनका तुक्का सही हुआ होगा, बट इससे घबराना नहीं, एक क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद था, अब देखो ये सब ना जो डायरेक्ट जैसे कि स्पीडी में दिया रहा था, इवन स्पीडी से बाहर भी हमने आपको करवाया था। बट देखिए AIE तरंग सिस्टम किसने लॉन्च किया, हमने AI के बारे में बहुत पढ़ाया था, बट ये वाला आई थिंक अब हो सकता है PDF में हो, बट AIE तरंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद था जो था एक इंटरनेशनल ओलंपियड हुआ था, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपियड हुआ था एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर। तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली कुछ जैसे पूछते ना, मतलब कन्वेंशनल जैसे पूछा जाता था करंट अफेयर्स, उस तरीके से नहीं था, थोड़ा मतलब अच्छा उन्होंने घुमाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपियड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स ये आपका मुंबई में हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियड मुंबई में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सब करंट के क्वेश्चन है। बिहार उत्सव ये तो खैर कराया हुआ था, बिहार उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और एक था कि जो आपका, अब एक था आपका बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। एग्जाम से पहले मैंने आपको बुक का हाईलाइट करके दिया, तो उससे भी क्वेश्चन आ गया है। माय बिलव्ड लाइफ, लव सब किसको करते हैं, अमिताभ बच्चन को। मैंने आपको करवाया था इस तरीके से ट्रिक से, ठीक है। तो एक आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 4 दिए हुए थे, पूछा था कि इसमें से कौन सा गलत है। तो उसमें जो दिया हुआ था राग दरबारी, इसको बाण भट्ट ने लिखा है, तो यही गलत था, ये आप एलिमिनेट कर लेते, क्योंकि बाण भट्ट से मैंने बार बार आपको करवाया, बाण भट्ट बनाना पड़ता है। चरित्र तो हर्ष चरित्र पूछा जाता है उनसे, या आपको कादम्बरी पूछ लिया जाएगा। इसका रिलेशन आपने बाण भट्ट के साथ कभी नहीं दिया देखा होगा। तो राग दरबारी के आगे बाण भट्ट लिखा हुआ था, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है राग दरबारी, रिटन बाय श्री लाल शुक्ल, ठीक है। बट समझ में आया ना, 4 दिया हुआ था बुक भी ऐसा नहीं कि नाम दे दिया और पूछ लिया कि किसने लिखा है, जितना भी बुक था उसमें भी मैच करने के लिए था। उसके बाद था एक माय बिलव्ड लाइफ, ये तो मैंने आपको हाईलाइट करके कल ही भेजा था, ठीक है, कल से पहले वाला दिन ना, ठीक है। और मैंने बोला था जो हाईलाइट कर दिया हूँ देख लेना। अब इतना एक्यूरेसी देखिए, भेजा और वो आया कि नहीं आया, देखो माय बिलव्ड लाइफ, मैंने कैसे याद करवाया था, लव करते हैं अमिताभ बच्चन को, सब लव करते हैं, तो माय बिलव्ड लाइफ, ठीक है, अमिताभ कुमार ने लिखा है, ठीक है। तो ये भी आपने सही किया होगा, ये भी आपने सही किया होगा, ये भी आपने सही किया होगा, ठीक है। उसके बाद था बुक था कि 4 बुक दिया हुआ था, उसने पूछा था विच वन इज नॉट रिटन बाय द नन अदर देन APJ अब्दुल कलाम। तो उसमें इग्नाइट माइंड था, इंडिया 2020 था, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर हो सकता है, ठीक है, 2 तो मुझे याद ही है, इग्नाइट माइंड हो गया, इंडिया 2020। तो उसमें एक बुक लिखा हुआ था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। तो सबको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, बंच ऑफ लेटर हो गया, बंच ऑफ लेटर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया, तो ये JL नेहरू के द्वारा। तो पूछा तो इन चारों में से कौन APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखा गया, तो ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। तो ये जो लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया JL नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ना कि आपका किसके द्वारा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। एक था आपका तुजुक ए बाबरी। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से था, और जब भी अगर हमने आपको पढ़ाया तो उसमें दिखा था 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आपका उसका ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है। तो यहाँ इतना दिमाग लगाना था, ठीक है, इतना डिफिकल्ट था नहीं ये क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा मुगल राजा था, ठीक है, जिसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था, सबका था, जैसे हुमायूं नामा सबको पता है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, वो नहीं लिखा। हमने आपको समझाया था कि 2 ऐसा राजा, एक जहांगीर, ठीक है, और एक आपका बाबर, ये ऐसे थे जिन्होंने अपना खुद का क्या लिखा था, आपका बायोग्राफी, अपने लाइफ के बारे में बुक लिखा था। वहाँ बाबर दिया हुआ था। तो अगर बाबर दिया हुआ था तो बाबर का जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका तुजुक ए बाबरी लिखा गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा ऐसा, उसमें चारों में से ऑप्शन था किसने अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा है, तो वह है आपका तुजुक ए बाबरी, बाबर हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद था आपका कि थॉमस रो, एक आपका क्या था, ये यूरोपियन था, ये किसके दरबार में आया था, बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। सबसे पहले जो आया था आपका 1608 में आपका कैप्टन हॉकिंस आया था, जिसको आपका इंग्लिश खां का भी उपाधि दिया गया था जहांगीर से। 1608 में वो सूरत में आया था, और 1609 में वो कहाँ जाता है, आगरा जाता है, और वहाँ जाके जहांगीर से मिलता है 16। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना 1615 के अराउंड जो होता है आपका कौन आता है,
ठीक है, तो वो आता है आपका कौन, तो वो आता है थॉमस रो। पहले कौन आया, हॉकिंस आया, उसके बाद कौन आया, रो आया, और क्या, तो जहांगीर के शासनकाल में आता है। ठीक है, अभी मैंने जाने से पहले अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर बात का वैल्यू देते हो तो ये चीज आपको याद रखना है। हमने कहा था कि जो मध्यकालीन भारत है उसका सिर्फ घटना चक्र का जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसको एनालिसिस करवाएं, वो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। यही आपका कौन क्या बनाया है, ठीक है, या पेंटर से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस बार पूछा था फ्लोरा मतलब जो भी आपका चिड़िया होता है, ठीक है, चिड़िया हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इसके चित्र बनाने के लिए कौन सा, ठीक है, बहुत ही फेमस था जहांगीर के काल में। बहुत अच्छे से आप जाके देखना, एकदम पूरा पेंटर के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, वो है उस्ताद मंसूर। याद रखिएगा, तो उस्ताद मंसूर हो जाएगा, जो कि पौधा, ठीक है, जीव जंतु के पिक्चर बनाने के लिए बहुत ही फेमस थे। उस्ताद मंसूर इसका सही हो जाएगा, जो कि जहांगीर के शासनकाल में थे। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1 घंटे का मैंने क्लास लिया था, ठीक है, जिसे मैंने बताया था सिर्फ डेट पढ़ना है। ठीक है, मैंने बोला ना दूसरे से कंपेयर मत कर, मैंने क्या बताया था, सिर्फ डेट आपको पढ़ना है। ठीक है, आ गया एक डेट वाला क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जय सिंह था एक साइड, कछवाहा राजा जो कि आपका औरंगजेब के साइड से था, और इधर से था आपका शिवाजी। 11 जून 1665 ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसमें कि 35 किला में से 23 किला उनको वापस देना पड़ता है, और इनको कैद भी आगे चल के कर लिया जाता है, जो कि 1666 में ये बाहर निकल आते हैं। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुआ था, तो 11 जून 1665 को हुआ था। ये भी एग्जाम से पहले, एक्यूरेसी देखिए, एग्जाम से 1 दिन पहले हमने फिर आपको वो वीडियो डाल दिया था ग्रुप में, और हमने कहा था प्लीज इसको देख लेना, क्वेश्चंस आएगा, आ गया। कल से पहले वाले दिन में हमने क्या डाला था, बुक वाला हमने डाला था, ये वाला बुक, और मैंने लाइन करके हेड लाइन 100 बुक थे पर 25 बुक को सिर्फ हाईलाइट करके दिया था, वो वाला आ गया आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो था, फर्स्ट म्यूजिशियन टू अवार्ड भारत रत्न, ठीक है, इसका आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना था। सबसे पहले जैसे कि भूपेन हजारिका, अभी थोड़ा दिन पहले इनका आपने नाम सुना होगा। उसके बाद था आपका भूपेन हजारिका, सबसे पहले कौन से ऐसे संगीतकार थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो इसमें आपका भूपेन हजारिका था, लता मंगेशकर था, भीमसेन जोशी था, और सुब्बा था। अगर आप थोड़ा भी अगर दिमाग रखते हो, ठीक है, और अगर आपने चीज़ों को सही से पढ़ा है, तो इसमें आप भूपेन हजारिका को कर लेते, क्योंकि उनका नाम बहुत ही रिसेंटली सुना गया था। लता मंगेशकर का भी आपने नाम सुना होगा। यहाँ मेन कन्फ्यूजन जो पैदा हो रहा था, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपने किया ही होगा, सुब्बा और भीमसेन जोशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सुब्बा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 गलत अगर आपका हो रहा है यहाँ तो, बट इसका जो हो जाएगा MS सुब्बा हो जाएगा। हमेशा एलिमिनेट करने की कोशिश करें, कम से कम 50-50 तक तो पहुँच पाते। उसके बाद ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि 500 का जो नोट है, टोटल से 15 लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो कौन सा लैंग्वेज जो है उस पर नहीं अंकित है। नेपाली था, मणिपुरी था, कोंकणी था, और मैथिली था। नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी नहीं था ऑप्शन में, नेपाली था, ठीक है, नेपाली था, संस्कृत था, नेपाली, संस्कृत, कोंकणी और मैथिली। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा, मैथिली जो है 500 रुपये के नोट पे नहीं लिखा, उसका उस भाषा को यूज नहीं किया गया है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आइए साइंस में। साइंस में अगर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, तो हमने कितनी सुंदरता से आपको पढ़ाया था। ठीक है, उससे पहले एक और आपका ये हो गया मैथिली इसका आंसर होगा, 500 रुपीज के नोट पे नहीं लिखा गया हो। एक पूछा था इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज, दिसंबर का न्यूज है, ठीक है, कि इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अब एक साइंस का फिर से आता है। साइंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो उसने पूछा होता है इसमें से कौन सा है जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, पहला। दूसरा, उसका जो हार्ट है वो 3 चेंबर है, ठीक है, और तीसरा, उसका जो एग होता है, एग जो होता है उसका क्या होता है, हार्ड कवर होता है। तो अगर इसका ऑप्शन देखोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीट कम है। ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ था फ्रॉग, दूसरा दिया हुआ था आपका स्नेक, तीसरा इवन ऑप्शन भी इसी तरीके से था ऑस्ट्रिच, और चौथा जो दिया हुआ था आपका सेलमेंडर। अब बहुत लोग इसमें सेलेमेंडर मार दिए होंगे। ठीक है, पहले तो आपको इसको सोचना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है, ठंडा खून वाला
प्रजाति कौन सा होता है, तो वो आपको पता है जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, मतलब रेंगने वाले जितने भी जीव हैं वो, या एम्फेबियंस। एम्फेबियंस क्या होता है? उभयचर, जो पानी और बाहर दोनों जगह रहते हैं। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ये दोनों क्या है? आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये मैंने आपको समझाया है। तो वार्म ब्लडेड, गर्म खून के कौन है? तो गर्म खून मतलब क्या है ना कि उसका खून गर्म है। कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड मैंने आपको समझा, तो वार्म ब्लडेड हूं मैं मतलब मैं, ह्यूमन और पक्षी, पक्षी मतलब एप्स, तो पक्षी और ह्यूमंस बीइंग जो है वो वार्म ब्लडेड है। दैट मीन्स वो अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का वो स्थिर रखते हैं, ठीक है, चाहे वो ठंडा हो चाहे आपका गर्म हो, क्या है हमारा, ठीक है, वो कांस्टेंट है। 98.6 कांस्टेंट रहता है, ठीक है, 310 डिग्री केल्विन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और वही कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, उसमें क्या होता है? उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, जैसे कि आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो भी ऑप्शन होगा वो एम्फीबियंस होगा चाहे रेप्टाइल होगा। तो यहां से ऑस्ट्रिच आपका खत्म हो गया, क्योंकि जो ऑस्ट्रिच जो होता है वो पक्षी में आता है और जो कि उड़ नहीं सकता है, ऐसा पक्षी में आता है, ठीक है। अब बच गया मेरे पास 3 ऑप्शन। अब बोला है कि क्या है? वो 3 चेंबर हार्ट है। तो 3 चेंबर किस में होता है? रेप्टाइल्स में होता है, ठीक है, और आपका एम्फीबियंस में होता है। बट यहां एक्सेप्शन याद रखना, रेप्टाइल्स रेंगने वाले 2 ऐसा जीव है जिसका 4 होता है चेंबर, हार्ट चेंबर, 3 नहीं होता है, बाकी सबका 3 याद रखना है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर ये सेम प्रजाति के आते हैं, इसके चेंबर 3 नहीं होते हैं, बट ये आपके रेप्टाइल्स में आते हैं, रेंगने वाले जीव में आते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको तो ये तो समझ में आ गया कि जो भी होगा, ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड 3 चेंबर हार्ड होना चाहिए, उसका आपका हार्ड एक का जो कवर, एक अंडा जो होता है उसका कवर उसका हार्ड होना चाहिए। अब देखो, अगर हम लोग फ्रॉग का बात करते हैं, ठीक है, पहला बात, फ्रॉग जो है आपका बच्चा भी देता है। कुछ फ्रॉग जो होता है मतलब डायरेक्टली आपका बच्चा मतलब बेबी भी प्रोड्यूस करता है, डायरेक्टली आपका एग भी देता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और एक और चीज देखोगे तो इसका अगर जो अंडा भी जो होता है वो जेली टाइप का होता है, उसका कोई हार्ड कवर नहीं होता है। दूसरा है आपका सेलमेंडर, सेलमेंडर भी आप देखोगे, ठीक है, सेलमेंडर भी जो है आप देखोगे, ठीक है, सेलमेंडर आप देखोगे तो ये भी, ठीक है, इसका भी जो हार्ड कवरिंग होता है, ये अगेन आपका, इसका भी जो हार्ड कवरिंग नहीं होता, इसका भी जेली लाइक ही स्ट्रक्चर होता है आपका ये। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्नेक, क्योंकि स्नेक का जो आपका अंडा होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और इसका एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। आप कंफर्म मानो इसका स्नेक है, आप कहीं भी मिला लोगे, मिला लो, हम डिटेल में इसको पढ़ा चुके हैं। सेलमेंडर हो चाहे ये हो, हमने चाहे आपका एम्फीबियंस हो, चाहे आपका रेप्टाइल्स हो, चाहे वार्म ब्लडेड हो, कोल्ड ब्लडेड हो, बहुत ही डिटेल में हम लोग ने पढ़ा है। इसका सही आंसर आपका स्नेक होगा। कि स्नेक क्या है? तो स्नेक याद रखिएगा 3 चेंबर हार्ट है ये, ठीक है, 3 चेंबर हार्ट है इसका, और इसका बाकी हमने समझा दिया, ठीक है। अब देख लीजिएगा, तो इसका भी आप बोलोगे सर कैसे, तो ये आपको पढ़ाया गया है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका बिहार किसान सभा, ठीक है, बिहार किसान सभा, ठीक है, जो कि मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह के द्वारा जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा 1922-23 में ये बनाया गया, तो ऑप्शन में 1922 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सोचा नहीं था कि इस टाइप का पूछ लेगा, नहीं तो ये हमने शॉर्ट में नोट्स बनाया हुआ था बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगा, क्योंकि अभी तक जो भी पूछा गया था ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, ये भी आपको करवाया गया है, ठीक है, अब जाके देख लेना, सेंसस वाला जो वीडियो है, सेंसस वाला, ठीक है, जो जनगणना वाला है, ये आपका जो ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका जो 7वां अनुसूची है, ठीक है, जो 7वां अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है, आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो ये लिस्ट जो दिया हुआ है आखिर कौन से अनुच्छेद में, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 246 में दिया हुआ है। ये जाके देख लेना, बहुत अच्छे से हमने करवा रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, जो प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 12 जून को हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि जो आपका जो लाइट ऑब्जर्व, जो फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत ही डिटेल में मैंने फोटोसिंथेसिस करवाया, ठीक है, बहुत डिटेल में, सिर्फ फोटोसिंथेसिस से पता नहीं 10 से 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बना के दिया था। साइंस के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस बाहर नहीं गए। देखिए, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको समझाया था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था रेड कलर में सबसे ज़्यादा होता है, ब्लू कलर में
रेड के बाद ब्लू में, सबसे ज़्यादा रेड में होता है। और हमने ये भी समझाया था जो फोटोसिंथेसिस होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया था यहाँ, ठीक है। अगर आपको इसका रिएक्शन अगर याद है C6, अगर आपको इसका रिएक्शन याद है C6CO2 6H2O, ठीक है। अगर ये रिएक्ट करता है और सामने से आपका यहाँ सनलाइट होता है, ठीक है, सनलाइट होता है और यहाँ क्लोरोफिल होता है, और इसका जो प्रोडक्ट आता है आता है C6H12O6 प्लस 6O2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये सब समझना, बैलेंस्ड कैसे होता है ये सब आपको समझना है, ये सब आएगा आपका आगे। तो ये जो था आपका यहाँ पर जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में कौन जो है लाइट ऑब्जर्व करता है, तो वो करता है आपका क्लोरोफिल, जो कि आपका कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो मैग्नीशियम होता है। ये सब चीज़ आपको करवाया गया था। तो इसका जो है कि लाइट कौन ऑब्जर्व करता है, तो ये है आपका क्लोरोफिल करता है, याद रखिएगा। और ग्रीन कलर जो होता है आपका पौधे का, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका इंग्लिश वर्ड दिया हुआ था और उसको हिंदी पूछा था, जैसे कि एक है आपका कोरिजेंडम, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा शुद्धि पत्र हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एंडोर्समेंट, और हिंदी बहुत ही डिफिकल्ट मतलब, ठीक है, एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट मतलब अगर आपको पता है तो कर लिए हो गया आप, ठीक है। किसी चीज़ को हम एंडोर्स करते हैं तो पृष्ठिकान, ठीक है। उसके बाद है आपका टेंडर, टेंडर मतलब निविदा। तो ये तीनों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और एक था आपका आयुष्मान भारत वाला, इसका जो सही आंसर है, जो उसमें 4 आयुष्मान भारत के बारे में बताया गया था कि जो आयुष्मान भारत है, ठीक है, ये फुल्ली फंडेड बाय जो है आपका गवर्नमेंट के द्वारा होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। और उसके बाद था कि मतलब अराउंड 5 करोड़ ऐसे टारगेट हम लोग ने उसको अचीव कर लिया है, ठीक है। 5 लाख का उसका उसमें आपको कवर मिलता है। इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर वहाँ होना चाहिए वो कौन सा जो गलत है, तो वहाँ बताया गया था 2017 लिखा हुआ था कि जो भी टारगेट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो 2017 का हिसाब से, बट जो ये लॉन्च हुआ था ये 2018 में हुआ था। ये आई थिंक झारखंड से लॉन्च हुआ था। तो जो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ था वो लॉन्च जो हुआ है 2018 में हुआ है, ना कि 2017 में। ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर है उसका। एक था कि हेलीकॉप्टर समिट कहाँ हुआ है, ये सब पता नहीं, चुन चुन के निकाल के पूछा इन लोग, ठीक है। तो ये पुणे महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर समिट हुआ था, याद रखिएगा। T20 महिला विश्व कप जो हुआ है, ठीक है, T20 महिला विश्व कप किसने जीता था, 2024 वाला, तो ये न्यूजीलैंड ने जीता था, ठीक है। उसके बाद AI समिट, ये सब तो करवाया हुआ है, AI समिट, ठीक है। इसको चेयर मोदी जी खुद गए थे, ठीक है। तो AI समिट जो हुआ था ये पेरिस में हुआ था। उसके बाद शुभांशु शुक्ला वाला पूछा था। शुभांशु शुक्ला आपको पता है ये पहले ऐसे पर्सन बने जो भारतीय, पहले ऐसे पर्सन बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए, और दूसरे ऐसे पर्सन बने जो स्पेस में गए। पहले पर्सन कौन थे, तो 1984 में आपका राकेश शर्मा गए थे। टोटल इसमें 4 लोग गए थे, चारों का नाम याद रखिएगा आगे के एग्जाम में, ठीक है। एक्सियम 4 मिशन में पहले कौन थे, तो पैगी थे। पैगी कहाँ के थे, US के थे। उसके बाद ये खुद शुभांशु शुक्ला इंडिया के हो गए, ठीक है। एक तिबोर थे, तिबोर वो हंगरी के थे, और एक आपका वाजंस्की थे जो कि पोलैंड के थे, याद रखिएगा, ठीक है। और एक था कि नॉर्थ से साउथ, ये सब आपको करवाया गया है। नॉर्थ से साउथ आप सजा लो, ठीक है। तो मैंने बताया था कौन सा पर्वत, आपको इस तरीके से मैंने आपको बना के ये समझाया था, ठीक है। तो लास्ट में मैंने यहाँ बताया था कंचनजंगा, मकालू, कौन सा नेपाल में, कौन सा भारत में है, यहाँ आपका माउंट एवरेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ आपको सजाना था, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो ये जो होगा इस प्रकार होगा, आपका सबसे पहले माउंट एवरेस्ट होगा, उसके बाद आपका मकालू होगा, उसके बाद आपका कंचनजंगा होगा, ठीक है। तो इन तीनों को सजाना था नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये होगा माउंट एवरेस्ट, मकालू और आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा का हाइट याद रखिएगा 8586 मीटर, तो इसको सजाना था, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, इसको आपको सजाना था, ठीक है। और एक था कि पटना उच्च न्यायालय कब फॉर्म हुआ था, तो सबको पता होगा 1916 में। तो 37 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, ठीक है। उसके बाद था कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन का मैंने एक चैप्टर डाला था, अगर आपको यूट्यूब पे भी है और उस पर भी जाके देखिए। तो इन्फ्लेशन को कैसे ये कर सकता है, देखिए जब भी आपको लगे कि ये चीज़ नहीं बनना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना। मुद्रास्फीति नियंत्रण का मतलब जो भी इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होता है सिंपल में, उसको कैसे नियंत्रण, इसमें से कौन सा है जो उसको नियंत्रण करने का कारण नहीं हो सकता। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऐसा है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कारण नहीं है। सबसे पहला था मनी सप्लाई। बिल्कुल, मनी सप्लाई को अगर आप कंट्रोल करते हो
ठीक है। तो आपका इन्फ्लेशन ये होगा, सिंपल है, मेन फंडा ही है मनी सप्लाई का। अगर मार्केट में मान लीजिए आपके पास से ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है, सबके पास, तो सब ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगा। तो मनी सप्लाई पहला था, वहाँ मनी सप्लाई का कंट्रोल बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका बैंक रेट। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट को अगर बढ़ा दिया जाए, तो बैंक रेट को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है, वो जो आपके आरबीआई के पास नहीं जाएंगे और वहां से वो पैसा नहीं उठाएंगे, तो नीचे वाले को भी, जो कॉमन पीपल, उसको वो लोन नहीं देंगे और यहां से भी मनी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये भी है। तीसरा था आपका बाय सेलिंग दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड। गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है, अब ये कुछ भी बॉन्ड हो सकता है, जैसे गोल्ड बॉन्ड आजकल आपने बहुत न्यूज में आप सुना कि गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड, तो बिल्कुल सही है। आपने गवर्नमेंट से क्या खरीदा? बॉन्ड आपने खरीदा, तो गवर्नमेंट को क्या दोगे आप? पैसा दोगे ना। तो अगेन पैसा अपने पास लाया जा रहा है, आरबीआई अपने पास ला रहा है, तो इससे क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ये तीनों नहीं होगा। चौथा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ था सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, वही उसका होगा। सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है आपका आरबीआई का जिसके थ्रू वो क्या करता है। तो ये चीजें मैंने समझा दिया। चौथा वाला था सेविंग अकाउंट को कंट्रोल करना, ऐसा नहीं है। मेन जो होगा आपका यही होगा, सेविंग अकाउंट कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में उसका नहीं आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सेविंग अकाउंट को आप कैसे कंट्रोल करो, मान लो मेरा इतना पैसा है, ठीक है, तो मैं जब चाहूंगा मैं उतना पैसा निकाल लूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन आ गया, नहीं आप तो इतना नहीं निकाल सकते हो अभी। वो रेयर केस में होता है जब बैंक क्या हो जाए, बैंक रप्सी हो जाए। तो अगर आपका ये भी याद रखना, बैंक अगर रफ्ट हो गया तो जरूरी नहीं है कोई बैंक रफ्ट हो गया तो आप पूरा पैसा उसका निकाल पाओगे, नहीं नहीं, ठीक है। तो बैंक में भी पैसा क्या है, सुरक्षित नहीं है। तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और एक और था, ये इन्फ्लेशन वाला आया हुआ है, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब मैंने एक्सप्लेन किया है, जाके चेक कीजिएगा क्या है इन्फ्लेशन, ये सब। उसके बाद था जो इन्फ्लेशन जो होता है, उपभोग इन्फ्लेशन का बेस्ट तरीका क्या है मेजर करने का, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ऑप्शन में था वही उसका आंसर है। उसके साथ और भी कुछ लगा होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा इन्फ्लेशन मेजर करने का, ठीक है। उसके बाद था कि पॉपुलेशन अकाउंटिंग 2011, हाँ ये तो मैंने करवा दिया कि तो उसके बाद था कि पॉपुलेशन, ठीक है, आपको अरेंज करना था, जैसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार में है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, ठीक है। तो ये वाला हमने नहीं, मतलब इतना को नहीं, मतलब 10 को तो याद नहीं करवाते, कोशिश रहता है कि ऊपर का 3 को या 4 को याद करके जाए, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये तो पता था क्योंकि पहला पे है आपका यूपी, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पे आपका बिहार। तो इस तरीके से ये तो पता था कि पहला बिहार आएगा, ठीक है, बाकी आपको यहाँ सोचना था, ठीक है। तो ये था पॉपुलेशन अरेंज करने के लिए आया था। उसके बाद था कि कौन सा ऐसा, ये बहुत बार करवा चुके हैं, लिग्नोसेट, ठीक है, पहला लकड़ी का उपकरण किसने लॉन्च किया है, तो वो ये पूछा था किसने किया है, तो जापान हो जाएगा। और नाम क्या था उसका, ये तो लिग्नोसेट। उसके बाद था चुनाव आयोग। क्वेश्चन ये था कि कौन सा अनुच्छेद में ये बताया गया है कि एक भारतीय मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, एक स्वतंत्र बॉडी होगा इलेक्शन कमीशन का, तो अनुच्छेद 324, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एक अग्नि 5 वाला तो खैर मैंने आपको करवा दिया, अग्नि 5 वाला जो है 20 अगस्त को लॉन्च हुआ है। और ये देखो ये सब आपको मैंने करवाया है। 20(3) अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है, अभी जाके देखना, यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, हमने तीनों करवाया था, 20(1), 20(2) और 20(3). 20(1) में हमने आपको क्या करवाया था, ठीक है, कि जो अभी लॉ है उसी के हिसाब से कर सकते हो। डायरेक्टली हम जाते हैं 20(3) में ये बताया गया था, ठीक है, 20(3) में ये बताया गया कि किसी को भी अगर किसी को आप डिटेंड करते हो, किसी को आप पुलिस स्टेशन में ले जाते हो, तो याद रखिएगा किसी को भी जबरदस्ती आप कुछ ऐसा नहीं बुलवा सकते हो, ठीक है, जिससे क्या हो कि वो दोषी सिद्ध हो। दैट मीन्स सेल्फ कन्फेशन इज नॉट अलाउड। अगर मैं कोई क्राइम करता हूं, ठीक है, करता हूं नहीं करता हूं वो नहीं पता, अगर पुलिस लेके जा गया और मुझसे ही कन्फेशन करवा ले कि तुम कबूल करो कि तुमने ये किया है, तो मेरे बातों को नहीं माना जाएगा, ठीक है। यही है, सेल्फ विटनेस कभी नहीं किया जा सकता। ये 20(3) में बताया हुआ है और ये मैंने आपको करवाया है। अब ये सोचो कि कितना एक्यूरेसी के साथ मैंने आपको पॉलिटी करवाया था, ठीक है। एक था आपका चार्ज ऑफ एटम। बताया गया था कि कोई भी अगर एटम आयन के फॉर्म में है, चाहे वो पॉली एटॉमिक हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज रहता है, ठीक है, चार्ज रहता है,
कोई भी पॉली एटॉमिक एटम हो जो कि आयन के फॉर्म में हो तो उस पर चार्ज रहता है, बिल्कुल रहता है। दूसरा, जो आपके आयन के ऊपर चार्ज रहता है वही फॉर्मूला बनाने में हेल्प करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो कैसे, जैसे कि मैं Na, ठीक है, ये प्लस है, ये Cl माइनस है, तो अगर ये दोनों कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, और जब +1 और -1 होता है, ये मैंने आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था, NaCl होता है। उसके बाद जैसे कि आप देखो सोडियम सल्फेट का बात करते हैं, देखो जैसे Na+ है और सल्फेट आयन है SO4 2-, ये सब मैंने करवाया है। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 2- होता है। अगर ये दोनों कंबाइन करते तो क्या बनेंगे, ये -2 है, मतलब -2 है, तो ये कहाँ आ जाएगा, Na2SO4। तो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, जो चार्ज होता है ऊपर में वो उसके नीचे आ जाता है। तो ये दोनों इस तरीके से कंबाइन करेगा तो ये सल्फेट का 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, +1 इसके यहाँ आ जाएगा, तो सोडियम सल्फेट फिर इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद था डेफिनेशन आया हुआ था। ठीक है, कि जैसे दूरी का डेफिनेशन क्या होता है, वेग का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, तो ये तो आप कर लोगे। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, सिंपल है। जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड जो होता है वो सिर्फ स्पीड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पर वेलोसिटी में क्या होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे त्वरण क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होता है आपका वेग जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन था, बट वहाँ बहुत लोगों को हो सकता है ये भी समझ में नहीं आया होगा, वहाँ मिलान करने के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो ये आपने मिलान कर लिया होगा। उसके बाद था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है उसका डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का तो जयतीर्थ जोशी को किया गया है, ये करंट से था। एक था आपका 47, छाती पे पाए जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो छाती जो होता है मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, इसको हम लोग बोलते हैं थाइमस। याद करो मैंने क्या क्या समझाया था, थाइमस। और ये जो थाइमस ग्रंथि होता है मैंने आपको समझाया था, आपको क्वेश्चन इस तरीके से, सबसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि छाती में कौन सा ग्रंथि होता है, तो थाइमस। इसके साथ मैंने आपको कैसे समझाया था, जो थाइमस ग्रंथि जो बेसिकली होता है, जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होते हैं तो हमारा जो थाइमस ग्रंथि है क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। तो क्वेश्चन अगर बना के पूछे कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो समय के साथ जैसे जैसे ओल्ड एज होता है तो उसका ग्रंथि जो है वो कमजोर होता है और घटने लगता है, तो थाइमस। इसीलिए एक चीज और मैंने इससे कनेक्ट करके आपको समझाया था, जो थाइमस ग्रंथि जो होता है बेसिकली हमारा व्हाइट ब्लड सेल को, ठीक है, आपका प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, या उसको इंप्रूव करता है। इसीलिए यंग में क्या होता है, हम लोगों का थाइमस ग्रंथि क्या होता है, आपका सही साइज का होता है, या बोलोगे क्या होता है, एक्टिव मोड में होता है। इसी कारण जो यंग में क्या होता है, हमारा अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होता है, पर बुजुर्ग में कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा थाइमस कम होते जाता है। ठीक है, समझाया हुआ है, साइंस का देख रहे हो। फिर ये एक था कि ये इजी था, बट अगेन ये बनाया हुआ था वर्ल्ड एड्स डे, ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, पूछा था कौन सा इसमें सही है, तो टीचर्स डे ही वाला ही सही था, 5 सितंबर दिया था, बाकी जो भी दिया था उसमें गलत था। ठीक है, तो ये हो गया 49 यहाँ आ गए। उसके बाद पूछा था कि हम्पी, ठीक है, हम्पी कहाँ है, बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हमने किया था, तब भी हमने आपको बताया था। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य उसका जो कैपिटल बनाया गया था इनिशियल में वो हम्पी बनाया गया था। ठीक है, तो हम्पी इसीलिए आई थिंक मुझे लगता है पूछा गया होगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी क्यों ही पूछेगा, तो इसके लिए, तो हम्पी जो है आपका कर्नाटका में। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि जनक के दरबार में कौन सा ऋषि आए थे, तो 2 तो इजिली एलिमिनेट कर लेते। एक पनिनी था, कोई रिलेशन ही नहीं आता है पनिनी का, एक और था ऑप्शन में, उसको भी हम लोग एलिमिनेट कर ले। 2 अब बचा था, एक था विश्वामित्र और एक था आपका ये याज्ञवल्क्य। अब देखो इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते कि जो विश्वामित्र जो थे, ठीक है, वो जनक मतलब कौन, अरे सीता जी के पिता। ठीक है, तो सीता जी से क्या थे, तो विश्वामित्र जो थे बेसिकली किसके गुरु थे, आपके राम और लक्ष्मण को। और राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं आपके कहाँ, आपके जनक के दरबार में आते हैं, जब क्या होता है आपका शादी के लिए स्वयंवर होता है कि नहीं होता है स्वयंवर, बोलो। तो शादी के लिए स्वयंवर होता है, तब विश्वामित्र आते हैं उनके कोर्ट में। आपका किसका कोर्ट में, आपका जनक के कोर्ट में। तो विश्वामित्र अगर बोलोगे तो वो राम के साइड से थे, दशरथ के साइड से थे, और जो याज्ञवल्क्य जो थे, ठीक है, ये इनका नाम तो खैर नहीं पता था। ठीक है, बट ये पता था कि जो वो 2 को एलिमिनेट कर दिया, और विश्वामित्र तो उसके गुरु थे। तो यहाँ क्या करेंगे वो, ठीक है, उसको लेके आए थे लेकिन शादी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऋषि
याज्ञवल्क्य हो जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु किस वंश से था? तो ये सबको पता होगा, हर्यंक वंश से था। एक क्वेश्चन फिर से साइंस का भी देखिए। साइंस का पहला स्टेटमेंट था, साइंस के जितने भी थे थोड़े अच्छे थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, आपको करके मजा आया होगा। पहला था कि साइंस का जितने भी आपके आइसोटॉप, आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, जितने भी आइसोटॉप है, जैसे यूरेनियम का दिया था, जो यूरेनियम का आइसोटॉप है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है एज ए क्या, फ्यूल के रूप में। तो बिल्कुल सही है, यूरेनियम 235 यूज किया जाता है, क्योंकि जो कि आइसोटॉप है, समस्थानिक है यूरेनियम का, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया होता है आयोडीन का, जो आपका समस्थानिक है, ठीक है, आपको उसको जो है आपको मेडिसिन में यूज किया जाता है, बिल्कुल कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, और भी ब्लड क्लोटिंग के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो ये दोनों सही है कि यूरेनियम का समस्थानिक को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, आयोडीन का समस्थानिक को हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था कैल्शियम, कैल्शियम, ये क्या लिख दिया, दूसरा स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ था इस तरीके से दिया, सिर्फ सिंबल दिया हुआ था AR, ठीक है, AR 18 और यहाँ 40, और दिया हुआ था CA 20 और यहाँ 40। दूसरा तो उसे पूछा था कि पहला सही है और दूसरा उसका सही एक्सप्लेनेशन है। पहला और दूसरा दोनों सही है, पर दूसरा पहला का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, पर दूसरा जो है पहला का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोलो क्यों? देखो, तो ठीक है, यूरेनियम हो, ठीक है, और आयोडीन, इसके समस्थानिक, डेट मीन्स आइसोटोप का यूज हम लोग ने समझा, जो कि सही था। दूसरा दिया हुआ था, ठीक है, कि ये दोनों जो है AR 18 40 CA 20 40, ये क्या आपके आइसोबार है। आपने पढ़ा होगा आइसोबार और आइसोटॉप, आइसोटॉप को समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है, तो जो आइसोबार होता है हमने आपको बताया, आइसोटॉप मतलब जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होगा पर डिफरेंट मास नंबर होगा, और जो आइसोबार होगा इसमें क्या होगा, इसमें मास नंबर सेम होगा पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, देखिए परमाणु संख्या दोनों में डिफर है, ठीक है, बट इसमें आपका एटॉमिक मास, ठीक है, परमाणु संख्या तो अलग है, ठीक है, पर एटॉमिक मास, ठीक है, आपका द्रव्यमान जो संख्या है आपका वो समान है। तो ये जो दिखा रहा है ये आइसोबार को दिखा रहा है, और ये ऊपर वाला जो दिखा रहा है ये आइसोटॉप को दिखा रहा है। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, ये आपस में आइसोबार है, AR 18 40 CA 20 40, ये आपस में क्या है, आपके आइसोबार है, ठीक है, और ये ऊपर वाला आइसोटॉप है। दोनों सही है, बट पहला का दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये आइसोबार है और ये आइसोटॉप है। समझ में आया? आ गया होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, बट सेकंड इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये वाला हो गया। उसके बाद पंकज अडवाणी किस गेम से रिलेटेड करते हैं, बहुत ही ईजी था, स्नूकर से करते हैं। उसके बाद 50वां जो आपके जो 22 प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, आपके यूएस के, वो कौन है, क्योंकि अभी रिसेंटली भारत आए हुए थे, बहुत बार डिस्कस कर दिए, जेडी वेंस होगा इसका, ठीक है। उसके बाद था एक आपका केरल का, ठीक है, कि केरल के आपके नहीं, आपको पूछा गया था कि विश्वनाथ आरेलकर, विश्वनाथ उनका पूरा नाम एक्चुअली, हाँ, राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर, ठीक है, जो ये कहाँ के गवर्नर है, तो ये आपको पता है, ये जो है आपके केरल के हैं, ठीक है। ये था एक अब ये देखो, ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया हुआ है, 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो 57, 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था। जितना भी यूरोपियन कंट्री है उसका कैपिटल पूछा था, कौन सा इसमें ऐसा कंट्री है जो यूरोप का पार्ट नहीं है, मतलब कौन सा इसमें ऐसा कैपिटल है जो यूरोप का पार्ट नहीं है। उसमें आपका क्या क्या दिया हुआ था, लिस्बन, लिस्बन किसका है, आपका पुर्तगाल का है, तो ये भी पार्ट है यूरोप का, ठीक है। दूसरा आपका दिया होता है हेलसिंकी, हेलसिंकी मैंने कैसे याद करवाया था, हेलसिंग, हेल के जैसे फील हो रहा है, तो फिनलैंड, फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। उसके बाद क्या था, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन किसका कैपिटल है, तो डेनमार्क का। तो ये तीनों जो देखोगे ये यूरोप में आता है, ठीक है, बट एक दिया हुआ था काराकस, काराकस, तो काराकस जो है ये आपका वेनेजुला का कैपिटल है, जो कि आपका साउथ अमेरिका में आता है, दक्षिण अमेरिका में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, काराकस किस यूरोपीय देश की राजधानी नहीं है, क्योंकि ये चारों आपको मैंने पढ़ाया था, आप जाके देख लेना ट्रिक वाले स्टैटिक जीके में, ठीक है। उसके बाद था एक चार ऑप्शन दिया था, पूछा था कि कौन सा इसमें, ठीक है, राज्य है जिसका 2023 और 24 में लार्जेस्ट GSDP इन द टर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो
उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जान के लगा दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए। देखो जब जीएसडीपी का बात है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो सिंपल सी बात है आपका जीएसडीपी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे भी ज़्यादा होगा, और वो था आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जीएसडीपी महाराष्ट्र। उसके बाद था कि एक एआई डाटा सीट, एआई डाटा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि डाटा सीट को मेंटेन करके रखेगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस डाटा का नाम मतलब उस पोर्टल का नाम क्या है, तो एआई कोसा हो जाएगा, एआई कोसा हो जाएगा। ठीक है, सब करेंट का है। एक था सिविल, बाकी दो आई थिंक ऐसे 2-3 ऐसे थे जो ट्रांसलेशन था, तो ट्रांसलेशन इजी था। ठीक है, सिविल गो टू मुंबई टुमारो, ऐसा था आई थिंक, सिविल गो टू मुंबई टुमारो, कल वो मुंबई जाएगी, सिविल गो टू मुंबई टुमारो। और एक था आई विल गो टू होम। ठीक है, जो भी था अब स्टेट ये इजी था, तो इसका ये लोग आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला इजी था। सिविल गो टू मुंबई टुमारो, वह कल मुंबई जाएगी। और आई विल गो टू होम, नो एक था आई एम गोइंग होम, मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी, इस तरीके से था। तो वो मैं जाऊँ, जो दिए एग्जाम को समझ में आ जाएगा, मैं घर जाऊंगा या मैं घर जाऊंगी, स्लैश मार के रखा था, वो सही होगा। और इसका वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और था जो आपको स्टेटमेंट इंग्लिश में दिया हुआ था, और वो क्या था, मतलब उसको आपको सरल वाक्य नहीं था जो इंग्लिश में दिया हुआ था, और उसको आपको आगे हम बताते हुए वाला क्वेश्चन है, हमने लिखा है। ठीक है, एक मिक्स्ड सेंटेंस था ये 61 वाला, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे है आपका, टेंशन मत लीजिए, वो वाला 61 को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। एक था ये भी क्वेश्चन, देखा आप साइंस का आ गया। अब याद करो, अगर आपने स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो किए हैं वो वहीं से था। क्वेश्चन था कि कोई भी एक आपका सॉल्यूशन, मान लो कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें फेरस सल्फेट दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है। क्वेश्चन था कि कोई भी एक ऐसा रिएक्शन है, मान लीजिए फेरस सल्फेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ फेरस सल्फेट दिया हुआ है और यहाँ M दिया हुआ है। तो बोला गया है जो फेरस सल्फेट में से क्या होता है, M जो है इसको रिप्लेस कर देता है, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रहा है। मतलब M जो है F को तो रिप्लेस कर ले रहा है, बट वही M जो है आपको अगर एल्युमिनियम आ जाता है तो वो क्या कर सकता है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो M क्या है ये पूछा था। सिंपल, हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज हमने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, रिएक्टिविटी सीरीज हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने आपको बताया था पोटेशियम सबसे ऊपर, सबसे रिएक्टिव, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से ऐसे मैंने आपको करवाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहाँ गया, ठीक है, ये इसमें ऑप्शन में था आपका मैग्नीशियम, कॉपर, लीड और जिंक। तो ध्यान रखना है कि जो आपका जिंक है ये किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन से ये ज्यादा रिएक्टिव है, बट ये एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है। आप जाके देख लेना रिएक्टिविटी सीरीज में। मैग्नीशियम यहां हो नहीं सकता क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम लेंगे तो वो आयरन को भी डिस्प्लेस कर देगा रिएक्शन से, हटा देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपका किसका, आपको एल्यूमिनियम को तो हटाएगा ही, आयरन को तो हटाएगा ही, और साथ में साथ आपका एल्यूमिनियम को भी हटा देगा। तो ये मैग्नीशियम तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर जिंक होगा। और ये दोनों जो है कॉपर और लीड था, वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो तो नीचे ही रहेगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जिंक। ठीक है, ये आपका। अब देखो, अब ये नहीं कहोगे कि सर इस टाइप का आपने तो कराया ही नहीं। अब देखो, क्वेश्चंस नहीं है डायरेक्ट, बट कंसेप्ट तो वही है। कितनी बार मैंने आपको करवाया कि रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। इवन आपका जो केमिस्ट्री का उसमें देखना कितनी बार, एक्सप्लेनेशन में कितनी बार ये किया गया, स्टेटस में डाला गया। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, बट ये वीडियो आई थिंक डिलीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि शुरू का एक्सप्लेनेशन हम नहीं ये है, ठीक है, ठीक है, हमने आपको करवाया था बहुत अच्छे से, बहुत सुंदरता से मैंने करवाया था। हमने आपको करवाया था कि जो स्पर्म जो होता है, चाहे जो महिलाओं में एग होता है, ये हैप्लॉइड होता है। क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा था कि इसमें से कौन सा जो है हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब समझते हो, एक सेल में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। कितना, 46 क्रोमोसोम। तो वो होता है डैप्लॉइड। हैप्लॉइड का बात करेंगे मतलब उसमें 23 ही क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, 23 ही क्रोमोसोम होगा। तो हमने आपको बताया था अगर स्पर्म है और यहां आपका एग है, ठीक है, तो ये 22 + 1
ये जब दोनों मिलेंगे तब ये 46 बनाता है, ठीक है। वो भी 46 कैसे, तो 45 प्लस एक्स एक्स हो सकता है, या 44 प्लस एक्स एक्स हो सकता है, या 44 प्लस एक्स वाई हो सकता है। इसका जो सही आंसर होगा कि कौन सा इसमें हैप्लॉइड है, 4 दिया हुआ था, एक दिया हुआ था, महिला एग मतलब ओमेन एग, स्पर्म, मसल सेल और ब्लड सेल। तो ये सब तो समझ क्या बात है, इसमें क्या होगा, हैप्लॉइड कौन सा होगा, ये होगा अनफर्टिलाइज एग और प्लस आपका स्पर्म, ठीक है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। उसके बाद है आपका प्रथम बौद्ध संगीति किसके मतलब किसके अध्यक्षता में हुआ था। सबसे पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, किसके अध्यक्षता में ये हुआ था, तो महाकश्यपा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सबाकर्मी। तीसरा क्या होगा, मुगलीपुत्र तीसरा। चौथा, ये सब इजी था, कोई जरूरत नहीं इसका। CSIR का फुल फॉर्म पूछ लिया था, बहुत बार हमने करवाया है कि 1942 में इसका फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसका जो चेयरमैन होता है वो PM होता है, और पहले इसका जो डायरेक्टर जनरल महिला जो बनी है आपका क्या है, कलाबी साल्वी इनका नाम है, कुछ इस तरीके से कलाबी साल्वी, ठीक है। तो CSIR का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं। एक क्वेश्चन था कि निजामुद्दीन औलिया का खानागाह कहाँ है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड लिख दिया था, ठीक है, डायरेक्टली दिल्ली नहीं लिखा हुआ था। तो इसका जो सही, मैं एक तो मेहरौली था और एक कुछ था, अब वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप कमेंट करना इसका क्या है, ठीक है। खानागाह एक ये था, एक था आपका बोस्टन टी पार्टी वाला, मैंने आपको करवा दिया कि बोस्टन टी पार्टी जो हुआ था 1773 में हुआ था। और मेन जो मैंने आपको समझाया है, जो टी एक्ट जो लाया गया था, ठीक है, जो टी एक्ट जो लाया गया था वो ये था कि वो मोनोपोली कर रहे थे। मोनोपोली मतलब कि जिसको मन है वो टी अपना वहाँ से बेच रहे थे, मतलब समझ रहे हो ना। मान लो कि उस समय ब्रिटेन क्या था, बहुत जगह राज्य करता था, तो वहाँ से उठाता था टी, जिसको मन है मोनोपोली बेच रहा है, ठीक है। और जो दूसरे लोग बेच रहे हैं वही आपका US वाला, ये US की क्रांति से पूछा था, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया था। याद आया, टी एक्ट 1773, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अमेंडमेंट को मैच करने था 42वां, 44वां और 61। 42वां में क्या था, तो प्रीएम्बल में जो आपका इंटीग्रिटी शब्द जो ऐड हुआ है किसके थ्रू हुआ है, तो 42वां। 44वां से क्या था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको रिमूव कर दिया गया, कौन सा, 44 से। और 61 से क्या किया गया है, तो 18 से 21, मतलब जो आपका 21 जो था आपका वोटिंग एज को, उसको 18 कर दिया गया। ये सब इजी था, इसमें तो आप सबको गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब हो गया। एक था मैग्नीशियम रिबन, अब इसको अच्छे से देखते, देखो मैग्नीशियम रिबन वाला, जो मैग्नीशियम का एक रिबन है, ठीक है, उसको बोला गया, उसको जलाया गया, तो इसमें से कौन सा सही है, A B C D E इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म किए गए थे। हमने आपको क्या क्या याद करवाया, याद रखो, जब भी मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, जब ये जलेगा, ठीक है, तो जलेगा तो एक वाइट फ्लेम के साथ, डेजलिंग फ्लेम के साथ। तो जब वो पहला ऑप्शन था कैसा, एक वाइट फ्लेम डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा, तो बिल्कुल सही है, एक वाइट फ्लेम डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा। दूसरा, ठीक है, ये एक वाइट पाउडर बनाएगा, जलने के बाद एक वाइट पाउडर बनाएगा, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और दो और दिया हुआ था कि ये क्या हो जाएगा, इसका वाष्पीकरण हो जाएगा, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाओगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा तो पाउडर कहाँ से बचेगा, तो नहीं होगा। एक और ऑप्शन दिया हुआ था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, तो ये भी गलत है। बोलो क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो हमने आपको एक चीज समझाया था, अगर आपको याद हो, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो बेसिक अगर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्लू को रेड नहीं करेगा, रेड को ब्लू करेगा। मतलब सिंपल, लिटमस देखो, मान लो लिटमस है, ठीक है, तो अगर एसिड है तो एसिड क्या कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है। और बेस है तो बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। तो इसका जो सही होगा वो पहला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो आपका डेजलिंग कलर से जलेगा। दूसरा इसका जो होगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ये दो सही होगा, बाकी जो है वो गलत होगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। तो ये हो गया मैग्नीशियम वाला, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद चचनामा कौन से भाषा में लिखा गया था, तो ये डिस्कस किया गया था, अगर आपको याद करो 712 ईस्वी में जो
712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला सफल आक्रमण किया था, ठीक है, दाहिर के ऊपर, दिल्ली पे, इसमें मतलब दिल्ली सिंध वाला जो प्रांत था, दिल्ली बोल सिंध वाला जो प्रांत था, उसमें दाहिर का शासन था, ठीक है, चच डायनेस्टी, दाहिर का शासन था, और उसको परास्त किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उसीलिए बुक लिखा गया है जिसमें सिंध का विजय के बारे में बताया गया है। चचनामा जो लिखा गया था अरबी भाषा में लिखा गया था। जो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो भी अरब से ही हुआ था, ठीक है। जल का उत्खनन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल का जो उत्तम प्रबंध कहाँ से मिलता है। बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपके बिहार पुलिस में भी हो चुका है, दरोगा में भी। बिहार पुलिस में क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ है कि सबसे अच्छा जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो आपका है वो है आपका धोलावीरा, ठीक है। उसके बाद है कि सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट जो होता है आपका वो कौन सा होता है। बिट होता है, बाइट होता है। कितनी बार मैंने क्या बोला था, जितना एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ देख के जाना। ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी आया हुआ है। तो आपका बिट होता है, मैंने क्या बताया था, 8 बिट इक्वल टू होता है आपका कितना, 1 बाइट। पूरा मैंने आपको समझाया था। और ये भी मैंने समझाया था 1 निब्बल। 1 निब्बल इक्वल टू क्या होता है, तो 1 निब्बल इक्वल टू होता है 4 बिट। तो ये अच्छे से याद रखना। बाकी मैंने सब चीज़ कहा था, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट सब करवाया था। तो 1 निब्बल इक्वल टू होता है 4 बिट, याद रखेगा। और 8 बिट इक्वल टू होता है तो 1 बाइट। 1 सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, बिट होगा, अच्छे से याद रखना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा बिट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था अब आओ साइंस का, F2 जनरेशन वाला। आप इसको अगर आप देखना चाहते हो तो बायोलॉजी का लास्ट में जो PDF है, इवन इसको बहुत अच्छे से समझाया भी गया है, 2-3 एग्जाम्पल भी लेके, ठीक है। F2 जनरेशन, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन्होंने कौन सा मटर पे जो एक्सपेरिमेंट था उस पर कौन सा उसका कैरेक्टर लिया था। ये भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस बार पूछ लिया थोड़ा स्टेटमेंट बना के कि जो F2 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया, पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया, ठीक है। क्या किया गया है, प्लांट का साइज ले लिया गया है और कलर ले लिया गया है, ठीक है। मतलब उसका मतलब सीड का कलर लिया गया, मतलब साइज ऑफ प्लांट, अगेन क्या बोल रहा हूँ, साइज ऑफ प्लांट और सीड का उसका कलर। तो इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है F2 जनरेशन में, याद रखिएगा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जो रेशियो होता है ये होता है 1:3, ये दिया हुआ था। तो बिल्कुल F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो होता है 1:3 होता है, अच्छे से याद रखना। ये फिनोटाइप, अगर जीनोटाइप बोलेगा तो 1:2:1 होता है। और अगर बोलेगा प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट तो ये होगा 1:1 होगा। तो फिनोटाइप रेशियो 1:3, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 और प्योर शॉर्ट टू प्योर टॉल 1:1। ये सब आपको करवाया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से करवाया गया। इसको जाके आप देख सकते हो लास्ट वाला पेज, इवन एक्सप्लेनेशन में। पहला ये स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बिल्कुल सही है, ये F2 जनरेशन में ये होता है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे बेस, सेग्रीगेशन मतलब क्या, जो आफ्टर बनने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। तो सही है, ये दोनों सही था उसका स्टेटमेंट, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो होम, ठीक है, मैं घर जाऊंगा स्लैश मैं घर जाऊंगी, इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद था ये सब आपका 1 शॉर्ट्स हैं। धूपगढ़ का मैंने क्या कर रहा था, पूरा रेंज को 3 भागों में बांटा गया। उत्तर भाग जो है महादेव हिल्स, और महादेव हिल्स का सबसे ऊंचा चोटी है धूपगढ़, और धूपगढ़ ही जो है सबसे ऊंचा चोटी है आपका सतपुरा श्रेणी का। उसके बाद डोडा बेटा, मतलब मिलाना था, तो डोडा बेटा सबसे ऊंचा चोटी किसका है, नीलगिरी का है। हाइट कितना है 2637 है। तो ये मिलाना था, आपने कर लिया होगा। धूपगढ़, सतपुरा, डोडा बेटा, नीलगिरी, मैकाल श्रेणी से आपका अमरकंटक, बस ये 3 मिला लिए होगे तो मिला लिए होगे। और एक था आपका डेम जो होता है, डेम मतलब जो रिवर प्रोजेक्ट होते हैं वो आपको मिलाना था, ठीक है। रिवर प्रोजेक्ट जो होता है वो आपको मिलाना था। तो रिवर प्रोजेक्ट का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए एक था तिहरी बांध, आप सबको पता है, ठीक है। तिहरी बांध जो है आपका भागीरथी एंड भील गंगा के संगम पे है, बट वहाँ गंगा लिखा हुआ था, तो तिहरी जो हो जाएगा गंगा हो जाएगा, ठीक है। मैटूर दिया हुआ था, मैटूर कावेरी हो जाएगा। सरदार सरोवर नर्मदा हो जाएगा। तो ये था, ये सब इजी है, आपने कर लिया होगा। एक मैच करने के लिए था तो राउरकेला, जैसे स्टील प्लांट होता है अलग अलग स्टील प्लांट, तो राउरकेला का वहाँ गलत दिया हुआ था। राउरकेला कहाँ है, तो राउरकेला उड़ीसा में है। तो ये सब आपका 1 शॉर्ट वीडियो से, ठीक है। सुंदरबन आपका बिहार दिया होता, सुंदरबन बिहार में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद तारापुर में ऐसे था, मतलब जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे बुलंदशहर कहाँ है, बुलंदशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो यूपी में है, ठीक है। और यूपी के नरोरा बुलंदशहर इस तरीके से था, तो ठीक है, सही है। उसके बाद था आपका
कल्पक्कम तमिलनाडु में, इसी प्रकार से थे। और एक ऑप्शन दिया हुआ था तारापुर, तारापुर वहाँ कुछ और ऑप्शन में था, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में है तारापुर, तो इसको सही कर लेना है, ठीक है, बस मैच करने था, न्यूक्लियर पावर प्लांट से था, ठीक है। उसके बाद था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रॉम्प्ट आपने आई थिंक पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, आप सुने हो गया, ठीक है। जो भी जितने भी एआई है, ठीक है, तो जब हम उस पर कुछ लिखते हैं तो इनपुट नहीं बोलते, बोलते ना प्रॉम्प्ट देना है किसको, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, ग्रोक हो गया, तो उसको हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे दे तो उसका क्या होगा, तो सबसे बड़ा उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस जो था वही उसका आंसर होगा। अब देखो जैसे कि उसका एआई का स्पीड बढ़ जाएगा, बिल्कुल गलत, बहुत एक्यूरेट आंसर आएगा, ये सब नहीं। जो नेगेटिव वाला था क्या था कि इनकरेक्ट आंसर आएगा और लीकेज का, इंफॉर्मेशन लीकेज का चांस होगा, वो उसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट वाला था, जो बोल रहा हूँ एकदम सही आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये निजामुद्दीन वाला फिर से यहाँ रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक था अर्बन सेटलमेंट से, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट से था कि जो 1991 का जो सेंसस आया था उसमें अर्बन मतलब क्या होता है, मतलब जो शहरी क्षेत्र है उसको क्या इसमें गलत दिया हुआ है। तो याद रखिएगा उसमें दिया था कि शहरी क्षेत्र, अगर तभी हम लोग बोलेंगे जब किसी एरिया का, ठीक है, 5000 पॉपुलेशन होगा, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ था वो सही है। दूसरा था कि उस जो जनसंख्या घनत्व होगा, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 400 लोग होंगे, तो आई थिंक ये भी उसमें दिया हुआ था। और 75% लोग ऐसे होंगे उस एरिया के जो आपका खेती में नहीं, कहीं आपका इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो इस तरीके से दिया हुआ था। चौथा वाला आई थिंक जो था वो आई थिंक रॉन्ग था, तो वही रॉन्ग था, बाकी मैंने आपको यहाँ समझा दिया, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद था कि फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। बफर स्टॉक वाला एक बच गया क्या, फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, तो ए फूड सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, मतलब सबके लिए क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है। एक्सेस, अवेलेबल तो है बट उनके तक पहुंचना भी तो चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी, इतना प्राइस उसका होना चाहिए ताकि सब लोग उसको खरीद पाए, तो ट्रिपल ए, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और आपका अफोर्डेबिलिटी, ये फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। और एक था कि जो कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मतलब 4 दिया हुआ था पूरा, इसमें से कौन सा गलत है, तो उसमें एक था कि कॉफ़ी जो है ईस्टर्न घाट में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू वेस्टर्न, यही गलत है, क्योंकि जो कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो करता है आपका कर्नाटका, जो कि वेस्टर्न में है, पश्चिमी घाट में आता है। उसके बाद केरल जो कि पश्चिमी घाट में आता है, उसके बाद तमिलनाडु आता है जो कि पूर्वी घाट। तो यही गलत है कि जो आपका कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा जो है पूर्वी घाट प्रोड्यूस करता है, ये गलत है, याद रखिएगा। बाकी जो मैंने बता दिया, ठीक है, तो ये पूर्वी घाट ये वाला समझ गया। बफर स्टॉक का मतलब क्या है, देखिए, तो बफर स्टॉक में पहला ये दिया हुआ था कि जो बफर स्टॉक जो होता है इसलिए स्टॉक करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि जब कोई बफर स्टॉक से था कि बफर स्टॉक इसलिए ताकि फूड सिक्योरिटी हो, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा जो था कि बफर स्टॉक से क्या होता है, वैसे लोगों को भोजन दिया जाता है जो कि क्या हो, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, इस तरीके के। तो मुझे लगता है इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बफर स्टॉक के लिए, ठीक है, तभी वहाँ से चीज़ें निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब कोई आपदा आ जाता है, तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक सही होगा, ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। एक था कि बिहार विधानसभा नियम 1951 का उद्देश्य क्या था, तो लैंड रिफॉर्म, जो लैंड रिफॉर्म वाला इसमें जो आंसर था लैंड रिफॉर्म, ठीक है। ऐसे ऑप्शन 4 में जो दिया हुआ था वो भी कहीं तक उसमें लग रहा है, लेकिन जिसका मेन क्योंकि इसमें बहुत सारा रिफॉर्म किया गया था, पर लैंड रिफॉर्म वाला वो सबसे एक्यूरेट है। भूदान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें पटना भी दिया हुआ था, गया भी दिया हुआ था, तो ये आप सर्च कर लेना कि भूदान आंदोलन बिहार में कहाँ से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि भूदान 1951 में उतना जिक्र नहीं मिल रहा है। 1951 में सबने पढ़ा है कि पंचमपल्ली जिला से स्टार्ट किया गया था, और मतलब आपका पंचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आपका जो भूदान आंदोलन, जिसको हम लोग ब्लड लेस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब उसमें कोई खून बहा ही नहीं था, ठीक है। तो भूदान आंदोलन श्वेता से आपको ये क्या स्टार्ट किया गया था, पंचमपल्ली जिला से स्टार्ट किया गया था, 1951 में किया गया था, ठीक है। तो बिहार में कहाँ से हुआ था ये पूछा गया था।
उसके बाद एशिया प्रशांत मतलब एशिया प्रशांत प्रसारण मतलब एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग का भी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो भारत को बनाया गया है। और एक था आपका डांस वाला, ठीक है, तो डांस वाला जैसे कि कर्मा क्या करता है, झरनी क्या है, इस तरीके से। तो दो में यहाँ मैच करवा दे रहा हूँ आपको। कर्मा क्या होता है कि आपका झारखंड में होता है कर्मा पूजा भी होता है, ठीक है, तो डांस किया जाता है, प्लांट को लगाने से पहले डांस किया जाता है, तो कर्मा पूजा हो गया। एक होता है झरनी, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी होता है वो बेसिकली उनके द्वारा झरनी किया जाता है, जिसको वहाँ जुल्हा लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तो सब हो गया। भूदान आंदोलन ये गया भी था, पटना भी था, ठीक है। अब जो हम लोग करते हैं यहाँ, ये 101 जो है ये है आपका, ये जो मैंने इंग्लिश वाला एक छोड़ा था। एक था आपका कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था कि सही बोलने का मतलब गलत बोलने का जो प्रोबेबिलिटी है 3/5 है, सही बोलने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 है, ठीक है। तो दोनों का गलत बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका आंसर 1/2 होगा, ठीक है। दूसरा एक था परसेंटेज का यूज़ करके आपका SI पे बेस्ड था, ठीक है। उसमें था उसका जो सही आंसर होगा 5% होगा, क्योंकि 15% निकालते थे उसका, तो 2400 रुपया आता था। तो 5% इंटू 3 15%, अब 15% उसका निकालते थे तो 2400 आता था, तो ये सही हो जाएगा। और एक था आपका स्पेयर था, स्पेयर, तो इसका वॉल्यूम निकालना था और फिर इसको काट देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर बन जाता है, हेमिस्फीयर। तो एक में सरफेस एरिया निकालना था और एक में टोटल सरफेस एरिया निकालना था, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट था सिर्फ वही सही था, बाकी इन दोनों का अगर आप सॉल्व करते तो आंसर नहीं आ रहा था। तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर स्टेटमेंट 1 जो था सिर्फ वहां आपका करेक्ट था, ठीक है। और एक था आपको दिया हुआ था, एक इस तरीके से था कि पहले 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, पहले 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं विषम संख्या का, मैं बात करता हूं विषम संख्या का क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या का बहुत अच्छे से करवाया गया, n स्क्वायर, दैट मीन्स 50 का अगर स्क्वायर करोगे तो 2500 इसका आंसर होगा। विषम संख्या के लिए मैच करने के लिए था, ठीक है। और प्रथम विषम n संख्याओं का 50 प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 2500 होगा। प्रथम सम संख्याओं का प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये होगा n+1, ठीक है, मतलब 50 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2550, ठीक है। तो इसे कर लेना, यही था। तो सम संख्या विषम संख्याओं में होगा 2500, सम संख्याओं में होगा 2550, और अगर आपका प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका क्या होता है n+1 / 2। बट अगर इतना भी अगर आपने 2 निकाल लिया था तो मैच कर लेते, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद एक था आपका इक्वेशन वाला, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, एक था आपका 5 क्वेश्चंस था, एक था आपका इक्वेशन वाला x² = 2y। आई थिंक ये तभी सेटिस्फेक्शन हो रहा था जब दोनों आपका इंटीजर हो, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर वाला होगा आई थिंक इसका आंसर, ठीक है। और एक था कि जो जोनल काउंसिल जो होता है, जोनल काउंसिल क्या है ना कि क्वेश्चंस पढ़ने में टाइम चला जाता है, तो और इसको ऐसे तो सब समझा ही दिए। चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, ठीक है, जोनल काउंसिल दिया हुआ था। जो जोनल काउंसिल जो होता है स्टेटमेंट दिया होता है पूरा, इसमें से कौन सा गलत है देखिए। तो जोनल काउंसिल जो होता है, ठीक है, उसका 22 चेयरमैन तो ठीक है, डिफरेंट जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के उसके 22 चेयरमैन हो सकते हैं, बट जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होता है, मतलब होम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है। बट उसमें दिया हुआ था कि जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन है वो PM होता है, तो वही वाला गलत होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा हूं। देखिए जो था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे, मतलब मूल अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका एक मूल अधिकार होता है। उसमें ऑप्शन 4 दिया होता, पूछा था कौन सा जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन बी में जो था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, 2 राज्यों के बीच, ठीक है, फैसला देख सकता है अगर दोनों में कुछ अदमंद हो जाए, बट सरकार और राज्यों के बीच में नहीं देख सकता है, बिल्कुल गलत है। इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो बोलता है 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है, और 132 से 136 में इसका अपीलियर जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। 131 ये बोलता है 2 स्टेट के बीच में हो तभी भी ये देख सकता है, एक स्टेट और एक
आपका संघ के बीच में हो तभी भी ये देख सकता है। तो वही वाला स्टेटमेंट वो गलत होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर 2 स्टेट के बीच में लफड़ा होगा तभी भी देख सकता है, 1 स्टेट और संघ के बीच में लफड़ा होगा तभी भी देख सकता है। ठीक है, बाकी जितना भी दिया होता वो सही था। जैसे कि कोई लॉ ऐसा बनाया जाता है जो कि संविधान के अगेंस्ट में है तो उसको टेक डाउन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। संविधान के अगेंस्ट अगर कोई भी अगर अगेंस्ट में अगर आप लॉ बनाते हो पार्लियामेंट के द्वारा तो उसको टेक डाउन कर सकता है। इसीलिए तो संविधान का संरक्षक हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। तो ये वाला था, बाकी आप समझ गए होंगे जो एग्जाम दिया है। ठीक है, एक था कि पावर का जो वितरण होता है इसमें से कौन सा उसके लिए सही है, पावर का जो वितरण होता है। तो उसमें बहुत सारे सब नेगेटिव ही सेंटेंस थे। एक ही कि पावर का जो वितरण होता है तो समुदाय जो है, जैसे कि पावर का वितरण, जैसे आप देखोगे ये फंडामेंटल ये पंचायती राज से इनडायरेक्टली बात करें तो पावर का अगर वितरण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, राजशाही हो जाएगा, तो लोगों में क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। बट पावर का जो वितरण हो जाता है तो समुदाय जो होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाता है, वही उसका सही आंसर होगा। बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि पावर का वितरण से समुदायों में संघर्ष कम होता है। एक था जो गोल्ड का जो प्योरिटी है उसको हम लोग किससे नापते हैं, तो हॉलमार्क से नापते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 24 कैरेट का जो होता है प्योर गोल्ड होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद था, हाँ एक था आपका इस तरीके से दिया हुआ था इकोनॉमिक इंडिकेटर और एक दिया हुआ था सोशल, समझा, सामाजिक इंडिकेटर। देखो तो सिंपल था, आपको बस इकोनॉमिक इंडिकेटर बस चूज करना था। इकोनॉमिक इंडिकेटर में आएगा आपका इनकम, कितना आप इनकम कमाते हो और कितना आप कंजम्पशन करते हो, ये इकोनॉमिक को डिफाइन करता है। सिंपल, आप कितना कमा रहे हो तभी तो आपका इनकम के बारे में पता चलेगा। कितना आप खा रहे हो ये भी आपका इनकम पे ही डिपेंड कर, मान लो जितना खाओगे जितना पैसा रहेगा तभी ना उतना आप कंज्यूम कर पाओगे। सिंपल, तो इनकम और कंजम्पशन जो है आपका ये इनकम में आ जाएगा। बाकी जितना भी था जैसे कि जो भी उसमें जितना भी दिया हुआ था जो रिलेटेड था वो सामाजिक से था, जैसे कि अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सामाजिक रिलेटेड। ये 2 को करते आपका आंसर सही था। उसके बाद था टाइटेनियम प्लांट कहाँ लगा है, जो आपका यूपी में लगा है, तो 11 मई को लगा है, एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, और एक जो था ये 101 में है वो 61 वाला। ठीक है, 61 वाला तो क्वेश्चन था कि ही इज टू लेजी दैट ही कैन नॉट सक्सीड। इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना था, बहुत ईजी था, आपने कर लिया होगा। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी करवा दिया। आई थिंक एक क्वेश्चन कहीं मिस हुआ होगा तो कोई बात नहीं, बट आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, बहुत मेहनत किया गया था, सोच सोच के। चैनल पे नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं फिर से कहता हूँ जो भी चीज़ मैं यहाँ रखूँगा ये इतना ऑथेंटिक होगा जो आपको सही मार्गदर्शन के लिए होगा। ठीक है, कुछ भी ऐसे बातें नहीं होंगी जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल, इसको सब्सक्राइब करके रखें और जो भी चीज़ें यहाँ आपको बताया जाता है वो ब्लाइंडली फॉलो करके रखें। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस बार करंट थोड़ा मतलब अपोजिट चला गया तो सबके लिए गया होगा। ठीक है, जानबूझ के उन्होंने ऐसा बनाया, बट बाकी जो सब्जेक्ट था आपके सामने है जो भी हमने चीज़ रखा था। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। कैसा रहा आपका एग्जाम? आपका अगर एग्जाम कैसा भी गया होगा आप टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे जो आपका मेन टारगेट है दरोगा आपका आ रहा है, इसको आप लोग एज ए टेस्ट ले, अपने आप को इंप्रूव करें कि मुझसे कहाँ गलती हो रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सिली मिस्टेक हो गया होगा। एकदम याद रखिएगा, एग्जाम के समय लास्ट का 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अगर आप मैक्सिमम एफर्ट दे देते हो तो आप अच्छा रिजल्ट कर पाओगे। बट अगर आपने पीछे पढ़ा ही नहीं है तो उस 1 महीना में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में जाके आप फिर कंफ्यूज होने लगोगे क्वेश्चंस को देख के। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।